चिंता का विषय है या वो भी इसके दोष के बिंदुओं में शामिल है। संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्री परिषदों का आकार बढ़ता जा रहा है क्योंकि सत्तारूढ़ दल के सभी महत्वपूर्ण नेता मंत्री पद प्राप्त करना चाहते हैं। राजनीतिक मजबूरियों के चलते प्रधानमंत्री को उन्हें मंत्री परिषद में स्थान देना पड़ता है, जिससे प्रशासनिक व्यय तो बढ़ता है लेकिन प्रशासनिक कार्यकुशलता भी उससे बाधित होती है। इसके अलावा हम देखें कि टेंडेंसी ऑफ द डिक्टेटरशिप इन कैबिनेट्स, मतलब जो मंत्रिमंडल में अधिनायकवाद की प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। और इसका जिक्र ब्रिटेन के जो विद्वान है रेमजे म्योर, उन्होंने ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल है उसकी तानाशाही का उल्लेख किया है। और लास्की ने यह कहा है कि जो यह निश्चित ही कार्यपालिका को अत्याचारी बनने का अवसर प्रदान करता है क्योंकि ये छोटे से छोटे विषय को विश्वास का प्रश्न बनाकर व्यवस्थापिका को अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार की संपूर्ण शक्तियां मंत्रिमंडल के हाथों में आ गई है और एक तरीके से हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका, अगर उसका पूर्ण बहुमत है व्यवस्थापिका में, तो वो व्यवस्थापिका उसको कंट्रोल नहीं कर रही है। वो कैबिनेट है वो उल्टा हो रहा है, कैबिनेट व्यवस्थापिका को कंट्रोल कर रहा है। तो इसलिए मंत्रिमंडल में अधिनायकवाद की प्रवृत्ति हमारे को दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, उसका दोष है कि वीकनेस ऑफ एग्जीक्यूटिव इन ट्रबल टाइम, मतलब संकट काल में कार्यपालिका की निर्बलता। संसदीय शासन व्यवस्था युद्ध या संकट काल, अगर इमरजेंसी आ जाती है तो उसके बीच में उस समय में वो अत्यंत निर्बल साबित होती है क्योंकि युद्ध होने की स्थिति में मंत्रिपरिषद को न केवल युद्ध का संचालन करना पड़ता है अपितु इसकी प्रतिदिन की आलोचना भी सहन करनी पड़ती है। तो यह आलोचना मंत्रिपरिषद को कहीं ना कहीं निर्बल बना सकती है। इसके अलावा हम देखें जो फायरस पॉलिटिकल फैक्शन या उग्र राजनीतिक दलबंदी, लॉर्ड ब्राइस ने इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से डिस्क्राइब किया है कि संसदीय शासन व्यवस्था उग्र दलबंदी की भावनाओं को बढ़ाती है और उसे हमेशा उसकी इंटेंसिटी को हाई रखती है या उसकी तीव्रता को बनाए रखती है, क्योंकि यदि राष्ट्र के सम्मुख नीति संबंधी विषय न हो तो भी इसमें पद प्राप्त करने की हमेशा जो लड़ाई है वो बनी रहती है। अगर विपक्ष में दल है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सत्ता को प्राप्त करना चाहता है और जो सत्तारूढ़ दल है उसको पराजित होने का खतरा हमेशा उसके माइंड में बना रहता है। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं संसद में भी हमें या पार्लियामेंट में व्यवस्थापिकाओं में ये चीज हमारे को जो फैक्शंस हैं वो हमारे को दिखाई देते हैं। और मंत्री जो है वो एक्सपर्ट नहीं होते, कई बार उनका अपने कार्यों में ध्यान नहीं होता है क्योंकि प्रशासन को चलाना और जनता के हितों का ध्यान रखना कई बार उसमें सामंजस्य बिठाना मुश्किल हो जाता है। तो मंत्री जब अपने कार्यों की तरफ बहुत ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं या अपने कार्यों की तरफ बहुत ध्यान देते हैं तो कई बार उनका जनता की तरफ से ध्यान हट जाता है। अगर वो जनता की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं तो प्रशासन की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता है। तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं जो बैलेंस है उसको बिठाने में उनको दिक्कत आती है। और अब हम देखें कि इसको एक बार वापस रिकैप कर लेते हैं, इसको वापस देख लेते हैं हम कि डीमेरिट्स या उसके दोष हैं। एब्सेंस ऑफ द सेपरेशन ऑफ द पावर्स, अनस्टेबल गवर्नमेंट, एप्रीहेंशन ऑफ द पार्टीज डिक्टेटरशिप, वीक गवर्नमेंट, डिफिकल्टी इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन मल्टी पार्टी सिस्टम। और नेक्स्ट इसकी डीमेरिट्स हैं, रूल ऑफ द इनएफिशिएंट पीपल, ग्रोइंग साइज ऑफ द कैबिनेट्स, टेंडेंसी ऑफ द डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट्स और वीकनेस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन ट्रबल टाइम, fierce political factions and less expert ministers। तो ये हमने संसदीय शासन व्यवस्था के गुण और दोष हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि वास्तविक रूप में ये चूंकि हमने थ्योरी डिस्कस की, उसमें कई सारे, हालांकि उसमें प्रैक्टिस को भी हमने देखा कि प्रैक्टिस किस तरीके से वहां पर है, लेकिन अगर हम ये देखें कि पार्लियामेंट्री सिस्टम काम कैसे कर रहा है ब्रिटेन और भारत में, क्योंकि हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन वो वहां पे कैसे काम कर रहा है और हमारे यहाँ कैसे काम कर रहा है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसको गतिमान बनाए रखती हैं। तो ब्रिटेन में हम देखें कि वहां पर जो संसद है या पार्लियामेंट है ब्रिटेन की, उसको चूंकि वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा गया है, वहां पर उसके 3 प्रमुख जो है वो भाग हैं या 3 चीजों से मिलकर वो बनती है। पहला है किंग और क्वीन, क्योंकि अब हम किंग नहीं है, आज की तारीख में एलिजाबेथ है, वो वहां की साम्राज्ञी है या वहां की वो रानी है, इसलिए
वो हो जाती हैं। इसके अलावा हाउस ऑफ कॉमन्स है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। इन तीनों चीजों से मिलकर ब्रिटेन की पार्लियामेंट बनती है। तो अगर हम देखें कि भारत के और इसके बीच में जो डिफरेंस है, क्योंकि हमने उस सिस्टम को तो अडॉप्ट किया, लेकिन हमने मोनार्की नहीं अपनाकर रिपब्लिक को अपनाया है। तो रिपब्लिक को क्या है, हम रिपब्लिक कैसे हैं? क्योंकि हमारा हेड ऑफ द स्टेट है वो कहीं ना कहीं निर्वाचित है। वो जनता के, भले ही वो चाहे जनता के अप्रत्यक्ष उसमें निर्वाचन होता है कि जनता के प्रतिनिधि उसको चुनते हैं, लेकिन वो रिपब्लिक का मतलब यही है कि वो निर्वाचित है। ब्रिटेन में अगर हम देखें तो वो वंशानुगत आधार पर उनका डिसाइड होता है कि कौन किंग बनेगा, कौन क्वीन बनेगी, ये वंशानुगत आधार पर निर्भर करता है। तो एक तरीके से वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, या हम देखें कि संसदीय और राजतंत्रात्मक व्यवस्था का दोनों का मिश्रण है। लेकिन वास्तविक रूप से कोई भी शक्तियां उनको प्राप्त नहीं है। राजा या रानी को कोई भी वास्तविक शक्तियां प्राप्त नहीं है। हाउस ऑफ कॉमन्स में जनता के द्वारा मतदान के माध्यम से फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का, क्योंकि हमारे यहाँ भी है कि जिसको सबसे ज्यादा मत मिल जाते हैं वही व्यक्ति निर्वाचित घोषित किया जाता है। इसमें मतों का कोई निश्चित परसेंटेज प्राप्त करना आवश्यक नहीं है हाउस ऑफ कॉमन्स के निर्वाचन में। और इसके सदस्य हैं, और उसके अलावा हाउस ऑफ लॉर्ड्स है जो कि एक वंशानुगत आधार पर बनाया गया सदन है और लगभग 1100 मेंबर हैं उसके, और वे वंशानुगत आधार पर प्रधानमंत्री की सलाह पर उनको रानी है वह हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य नियुक्त करती है। लेकिन वास्तविक शक्तियां अगर हम देखें तो वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स को प्राप्त बिल्कुल नहीं है वास्तविक शक्तियां, क्योंकि उसकी सीरियसनेस का अंदाजा आप इसी बात से लगा दीजिए कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो कोरम है, जो गणपूर्ति है, वो सिर्फ 3 सदस्यों की गणपूर्ति है। मतलब 3 सदस्य होते ही कार्रवाई शुरू की जा सकती है। तो इस तरीके से ब्रिटेन में यह व्यवस्था काम कर रही है। वहां पे द्विदलीय शासन व्यवस्था है,